पहले दीपक वफा का जला लीजिए, दिल की बस्ती में फिर दाखिला लीजिए। पहले दीपक वफा का जला लीजिए, दिल की बस्ती में फिर दाखिला लीजिए। और मैकदे में भला आप पीते हैं क्यों। कुछ ज़बरदस्त लेखक होते हैं, कुछ ज़बरदस्ती के लेखक होते हैं। जगाते हैं हम अपनी शायरी से चेतना दिल में, जगाते हैं हम अपनी शायरी से चेतना दिल में। कलम से हम किसी का भी मनोरंजन नहीं करते। नहीं, हमारा दिल टूटा नहीं है, एक बार चिरिक गया था। वाह। ठीक। अब शायरी आपकी पथ प्रदर्शन करे, बस ज़रूरी नहीं गुदगुदी कीजिए। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यानी जो व्यक्ति सुनता अच्छे से है वह बोलता भी अच्छे से है। गीली ज़मीं की तराई करता है, जहाँ न घास वहाँ की सफाई करता है। और मरीज रोते बिलखते हैं चारपाई पर, मगर वो अच्छे भलों की दवाई करता है। और पहले दीपक वफा का जला लीजिए, दिल की बस्ती में फिर दाखिला लीजिए। पहले दीपक वफा का जला लीजिए, दिल की बस्ती में फिर दाखिला लीजिए। और मैकदे में भला आप पीते हैं क्यों, मैकदे में भला आप पीते हैं क्यों, एक दफ़ा हमसे नज़रें मिला लीजिए। वाह वाह। नमस्कार, आज हमारे साथ अंबेडकर नगर की धरती के माने जाने शायर हैं और इनसे हम आपको अलग अलग शायरियों से रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो आप सभी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मेरा नाम उत्कर्ष प्रियम है और मैं अंबेडकर नगर जनपद के शाहपुरा औरांव गांव का निवासी हूं। और मैंने शिक्षा जो ली है वो एमएससी और मैं बीएड भी हूं। जो मेरी शायरी की शुरुआत है, जो साहित्य की शुरुआत है, मेरे पिताजी से हुई, जिनका नाम आर्य हरीश कौशलपुरी है। आप सभी जानते हैं उनके बारे में। तो ये मुझे भी नहीं मालूम है कि मैं कब से लिखना प्रारंभ किया हूँ, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती का लेखक नहीं हूँ। कुछ ज़बरदस्त लेखक होते हैं, कुछ ज़बरदस्ती के लेखक होते हैं। तो मैं लिखने के लिए नहीं लिखता। मेरा एक शेर है कि जगाते हैं हम अपनी शायरी से चेतना दिल में, जगाते हैं हम अपनी शायरी से चेतना दिल में। कलम से हम किसी का भी मनोरंजन नहीं करते। तो हम मनोरंजन के शायर नहीं हैं। हमको जहाँ बात लगती है कि लिखना है, यहाँ लिखना चाहिए, वहीं हम लिखते हैं। ये छोटा मोटा परिचय अपना। लोगों का मानना होता है शायर वही होते हैं जिसका दिल टूटा हुआ होता है। समाज में ये सोच है। कितने दिल टूटे, कितनी बार दिल टूटा है? नहीं, हमारा दिल टूटा नहीं है, एक बार चिरिक गया था। वाह। ठीक। तो टूटा तो नहीं है। और प्रेम की हम बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि ये हमको सूट ही नहीं करता। हम उसी पे आज बात करेंगे। चिरकने की कहानी सुनाइए। देखिए, वो तो हास्य की बातें थी। दिल हमारा भी टूटा है, लेकिन इस तरह के प्रेम के कारण हमारा दिल नहीं टूटा है। हम समाज को देख करके, जो सामाजिक विद्रूपता है उसको देख करके हमारा दिल टूटा है। जो समाज में गलत होता है, मेरा ही एक शेर है कि शायरी आपकी पथ प्रदर्शन करे, बस ज़रूरी नहीं गुदगुदी कीजिए। तो मैं इस तरह की प्रेमिल बातें करके मैं गुदगुदाने का प्रयास नहीं करता। और जहाँ तक दिल टूटने की बात है, तो सामाजिक विद्रूपता को देख करके, यहाँ पे जो विभीषिकाएँ हैं उनको देख करके हमारा दिल टूटता है, वो द्रवीभूत होता है। बाकी उस तरीके से तो कभी हमारा अनुभव नहीं हुआ है, और वैसे हमारा कभी अनुभव नहीं हुआ है। शब्दों की पकड़ आपकी बहुत, जो मैं देख रहा हूँ, शब्दों की पकड़ आपकी बहुत चुनिंदा है। जो लोग शायरी लिखते हैं या लिखना चाहते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहली चीज़ तो उनके ख्याल मजबूत हों, क्योंकि ख्याल जो हैं वो हमारे रॉ मटेरियल हैं, हमारे कच्चा माल हैं। अगर वही अच्छे न रहेंगे तो फिर लेखनी काम भी बहुत धीरे धीरे करेगी। तो ख्याल पुख्ता हों। और दूसरी चीज़,
हमारे हमारे व्याकरण पे विशेष तौर पे ध्यान दें कि हम अगर गज़ल लिख रहे हैं तो उसकी बहर का भी ज्ञान हो, उसके व्याकरण का काफ़िया रदीफ़ क्या होता है उस चीज़ की जानकारी हो, और तलफ़ुज़ जो जिसको उच्चारण कहते हैं उच्चारण का विशेष तौर पे ध्यान दें, क्योंकि अगर उच्चारण आपका दुरुस्त ना रहेगा तो शराब शराब हो जाएगा, शराब शराब हो जाएगा। तो तलफ़ुज़ का, व्याकरण का और ख़याल जो मैंने बात की है, ख़याल पुख्ता होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। इन सब का जो जो नए हैं शायर उनका विशेष तौर पे, मुझको भी विशेष तौर पे इस पर ध्यान देना चाहिए। गज़ल कभी लिखा आपने? थोड़ा सुनाइए। मैं गज़लें ही लिखता हूँ, ज़्यादातर गज़लें ही लिखता हूँ। मेरी एक गज़ल है, मैं पढ़ता हूँ, सुने के। सुबह का भूला अगर शाम आ गया होता, सुबह का भूला अगर शाम आ गया होता, तरसती आँखों को आराम आ गया होता। सुबह का भूला अगर शाम आ गया होता, तरसती आँखों को आराम आ गया होता। और अगर समझता मेरा हाल दिल मेरा दिलबर, अगर समझता मेरा हाल दिल मेरा दिलबर, मरीज़े दिल को भी आराम आ गया होता। अगर समझता मेरा हाल दिल मेरा दिलबर, मरीज़े दिल को भी आराम आ गया होता। और इस शेर की मंजिल तक पहुँचे। शेर सुने के गमों ने छीन ली हाथों से ज़िंदगी मेरी, गमों ने छीन ली हाथों से ज़िंदगी मेरी, मैं ज़िंदा रहता तो कोहराम आ गया होता। गमों ने छीन ली हाथों से ज़िंदगी मेरी, मैं ज़िंदा रहता तो कोहराम आ गया होता। और तमाम उम्र दिया साथ में ज़माने का, तमाम उम्र दिया साथ में ज़माने का, ज़माना भी तो कहीं काम आ गया होता। तमाम उम्र दिया साथ में ज़माने का, ज़माना भी तो कहीं काम आ गया होता। और ये अच्छी बात कि कातिल से दोस्ती कर ली, ये अच्छी बात कि कातिल से दोस्ती कर ली, वगरना मौत का पैगाम आ गया होता। और अंतिम शेर सुनने के, हर एक शेर से आती गुलाब की खुशबू, हर एक शेर से आती गुलाब की खुशबू, अगर गज़ल में तेरा नाम आ गया होता। ये थोड़ा सा श्रृंगार रस की तरफ आपने रुख कर दिया था। कुमार विश्वास जी का एक गज़ल मुझे बहुत फेमस है। कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी केवल बादल समझता है। कुमार विश्वास जी की ये गज़लें किस तरह से आप देखते हैं? जो आपने बोला कि हम श्रृंगार रस नहीं लिखता हूँ या थोड़ा सा कम लिखता हूँ, किस तरह से देखते हैं? पहली चीज़ तो जो अभी आपने पढ़ा है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, ये गज़ल नहीं है। अच्छा, ये मुक्तक है। मैं अपने ठीक, वक्तव्य को वापस लेता हूँ। अरे कोई नहीं, ये मुक्तक है। और इसके बारे में, जो मैं फिलहाल इस फील्ड से नहीं हूँ, मैं गज़ल, शायरी और मुक्तक जो आप थोड़ा सा इन सब में थोड़ा सा आप जो अलग है, किस तरह से अलग, वो थोड़ा सा हमारे दर्शक देखिए, गज़ल में, गज़ल का एक व्याकरण है जिसमें पहली जो 2 लाइन होती है उसको मतला कहते हैं, उसको मतला कहते हैं। उसके नीचे की जो 2 लाइनें होती हैं, अगर वो मतले के जैसी हैं तो उसको हुस्ने मतला कहते हैं। ठीक, और बीच की जो 2-2 लाइनें, 2-2 लाइनें हैं, ठीक, वे शेर कहलाते हैं। और अंतिम जो 2 लाइन होती है जिसमें शायर अपना नाम लिख देता है, ठीक, उसको मक्ता कहते हैं। तो जैसे आपने गज़ल सुनी होगी कि ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, है ना? ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, आज क्या बात है कि तेरे, ऐसे है ना, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। ये मतला है। ठीक, अब बीच का मैं शेर पढ़ देता हूँ। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी,
आज क्या बात है जो शाम पे रोना आया है मुँह। अब मक्ता देखिए, जो गज़ल की अंतिम 2 लाइन होती है, इसमें शायर अपना नाम लिखता है। जब हुआ जिक्र ज़माने में मोहब्बत का शकील बदायूनी की ये गज़ल है। जब हुआ जिक्र ज़माने में मोहब्बत का शकील, मुझको अपने दिल नाकाम पे रोना आया है मोहब्बत तेरे। ये गज़ल। जो पहले के कवि थे, शायर, कवि, शायर, और इसमें क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा इन सब में डिफ्रेंशिएट कीजिए। मूल रूप से 2 ही होते हैं, कवि और शायर। देखिए, चिंतन दोनों के समान होते हैं। जो चिंतन है वो दोनों का समान होता है, बस भाषाई अंतर है। जो कविता लिखते हैं वो कवि हैं, और जो शायरी करते हैं, जो गज़लें कहते हैं, वो शायर हैं। और इनमें और कोई अंतर नहीं, बस भाषा का अंतर है। तो ऐसा भी नहीं है कि हिंदी वाले कवि हैं, उर्दू वाले गज़लगो हैं या शायर हैं, ऐसी कोई बात। अब तो हिंदी में भी गज़लें कही जाती हैं, और उर्दू वाले भी नज़्म लिखते हैं, गीत लिखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, भाषाई अंतर, सिर्फ भाषाई अंतर बिल्कुल नहीं है। इनमें जो है वो बस केवल क्या कहते हैं कि सिर्फ मतलब जो कविता लिखते हैं वो कवि हैं, और जो गज़ल कहते हैं जो वो शायर हैं, जो शायरी करते हैं। बाकी और कोई अंतर नहीं, इन दोनों में समान। एक चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा घूमती रहती है। जो अभी इंस्टा पे जो भी मैं थोड़ा सा बहुत शायरी अगर मुझे दिखती है, टूटे हुए दिल दिखती हैं। रीज़न क्या है कि मतलब लोग देश के लिए कम लिखते हैं या समाज को जागरूक करने के लिए कम लिखते हैं, बस टूटे हुए दिल पे लोग ज़्यादा लिखते हैं। और इस चीज़ का देखा जाता है कि मिलियन में व्यूज़ आते हैं। क्या, किस तरह आप देख रहे हैं इसको? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मोहब्बत पर हर शख्स का पैदाइशी हक होता है। सबको अधिकार है कि वो प्रेम करे। और जो लोग ऐसा लिखते हैं, तो देखिए, शायर सिर्फ अपनी ही बात नहीं करता, शायर समूचे समाज की बात करता है। जैसे मेरा ही दिल टूटा है तो मैं ही गज़ल कहूँ, ये कोई बात नहीं हुई। किसी और का दिल टूटा, जैसे मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें कही हैं, ऐसी बहुत शेर कहे हैं जो आप मेरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो जैसे लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। सुना दीजिए। जैसे मैंने देखिए, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, हाँ, ना मेरा कोई बच्चा है, कोई दिक्कत ठीक। नहीं। तो मैंने एक शेर कहा था कि मम्मी पापा मुझ पर सब पर बिटिया का वश चलता है। मम्मी पापा मुझ पर सब पर बिटिया का वश चलता है। कहने वाले सच कहते हैं, मछली जल की रानी है। कहने वाले सच कहते हैं, मछली जल की रानी है। तो ये मैं जो घर में बेटियां होती, मैं उनको देख करके लिखा था। अभी हाल ही में एक कथा है मेरा कि सिर्फ उम्मीद ही नहीं खाता, नन्हे बच्चों के ख्वाब पीता है। सिर्फ उम्मीद ही नहीं खाता, नन्हे बच्चों के ख्वाब पीता है। जानता है शराब क्या शय है, बाप फिर भी शराब पीता है। जानता है शराब क्या शय है, बाप फिर भी शराब पीता है। तो ऐसे बहुत सारे ख्याल हैं जो दूसरों को देख करके हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे दिल में। तो मैं नहीं समझता कि सिर्फ अपने ऊपर ही, हमारा ही दिल टूटा है तभी हम मोहब्बत की बात करें। नहीं, आपका भी दिल टूटा रहेगा तब भी हम ये बात कह सकते हैं, ठीक। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसका अपने पर भी अधिकार है, आप पर भी अधिकार है, सब पर अधिकार है। देखिए, हर तरह की शायरी होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। बात ये होती है कि आप किस समाज में रहते हैं, कैसे माहौल में रहते हैं। देखिए, व्यक्ति अपने माहौल की भी संतान होता है। जिस परिवेश में, जिस माहौल में जन्म लिया है और जहाँ जिस परिवेश को वो ओढ़ता है, तो उसकी भी वो संतान होता है। हमारे सामने
दुख होगा तो हम दुख की बात करेंगे, हमारे सामने सुख होगा तो सुख की बात करेंगे। हम जैसा देखेंगे वैसा हम लिखेंगे। देखिए, विज्ञान का मैं स्टूडेंट हूँ। एक नियम है विज्ञान का कि जो सतह जितनी अच्छी अवशोषक होती है उतनी ही अच्छी उत्सर्जक होती है। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। यानी जो व्यक्ति सुनता अच्छे से है वह बोलता भी अच्छे से है, जो पढ़ता अच्छे से है वह लिखता भी अच्छे से है। तो इसमें आवश्यक ये है कि आप किस समाज में रहते हैं और वहाँ आप क्या देखते हैं। आप देखेंगे, अच्छी चीज़ें देखेंगे तो अच्छा लिखेंगे, और जैसे कोई चीज़ खराब आपने देखी है तो उसके बारे में भी कलम चलाएंगे आप। तो यही चीज़ें हैं। बाकी किसी के सामने सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, हर तरफ उसको 12 मास उसको बसंत ऋतु ही नज़र आती है, तो फिर वो बसंत की, वो कहते हैं ना कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा भरा दिखता है, तो उसके लिए है ना हमेशा बसंत ही बसंत है। जिसने कभी आंसू नहीं देखे किसी के वो क्या जानेगा। ठीक, तो पीड़ा का जन्म, वो कविता का जन्म ही पीड़ा से है। आज के शायर में और जो हमारे पुराने शायर हैं, बहुत फेमस शायर मोहम्मद रफ़ी साहब एक कवि में आते हैं कि शायर में आते हैं? वो न कवि है ना शायर हैं। हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब जो वो गायक हैं, गायक हैं। सिंगर हैं। क्योंकि मुझे थोड़ा सा जो गायक हैं और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि उनके गाने भी ऐसे हैं, थोड़ा सा लगाव लग जाता है। पिछले जो पुराने गायक हैं, मतलब गायक सॉरी, जो पुराने शायर हैं और जो अब के शायर में क्या अंतर देखते हैं आप? बहुत बहुत अंतर है। अब का जो समय है वो लाइमलाइट का समय है। अब ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि हम जल्दी फेमस हो जाएं। ठीक, तो उसके लिए वो शायर कम है, अदाकार ज़्यादा हैं। अदाकारी करते हैं, मंचों से अदाकारी करेंगे और अन्य तरीके से अदाकारी करेंगे। शायरी में बात हो कि ना हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अदाकारी करेंगे। जैसे आजकल जो हास्य के रचनाकार हैं, उनको मैं हास्य का रचनाकार कहता भी नहीं बस, लेकिन अब क्या करें, जो चुटकुला पढ़ते हैं मंचों से, तो उसको भी आम जो श्रोता हैं वो उनको कवि समझते हैं। तो मेरा एक शेर है कि ये है कि हमेशा गीली ज़मीं की तराई करता है। जी, ज़मीन मतलब गीली ज़मीं, नम, गीली ज़मीन। हमेशा गीली ज़मीं की तराई करता है। जहाँ न घास वहाँ की सफाई करता है। और मरीज़ रोते बिलखते हैं चारपाई पर, मगर वो अच्छे भलों की दवाई करता है। और ये शेर सुन लें कि जो चुटकुलों की बदौलत चढ़ा है मंचों पर, जो चुटकुलों की बदौलत चढ़ा है मंचों पर, अदब के नाम पे मोटी कमाई करता है। अदब साहित्य जो चुटकुलों की बदौलत चढ़ा है मंचों पर, अदब के नाम पर मोटी कमाई करता है। तो वो नाम लेते हैं साहित्य का, और आप देखते ही हैं। तो उनके लिए अलग मंच है, वो कॉमेडी के मंच पर जाएं, ऐसे मंच पे जाएं जहां चुटकुला स्वीकार किया जाता है। उनके लिए कवि सम्मेलन का मंच नहीं है। हमारे यहाँ के एक कवि हैं, अब तो बुज़ुर्ग हो गए हैं, अयोध्या प्रसाद वर्मा विकल जी, यहीं विमावल एक गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने लिखा था कि सच कहता हूँ, सच कहने से कितनों से बिगाड़ हो गया। सच कहता हूँ, सच कहने से कितनों से बिगाड़ हो गया। आज काल तो कवि सम्मेलन नौटंकी और भाड़ हो गया। तो अब जो है ना, यही है, कहना पड़ता है। तो जो चुटकुलेबाज हैं, जिनमें अदब के लिए कोई मतलब नहीं, वो उनके लिए बस धन से मतलब है। और मैं उनको शायर नहीं मानता और आमरण नहीं मानूंगा। ठीक, ऐसा देखा जा रहा है कि जो साहित्यकार हैं या जो कवि या जो शायर हैं, ठीक है, समाज में वो स्थान नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। क्योंकि साहित्यकार, कवि, शायर समाज को एक रूप दिशा देने का प्रयास करते हैं। उनको वो उचित स्थान ना मिलने का कारण क्या है आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो एक महिला है जो उसको गीत गाना पसंद है। ठीक, वो इंडियन आइडल के मंच पे नहीं जा सकती। ठीक, तो क्या वो गाना गाना छोड़ देगी? उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता, वो चूल्हे के पास बैठेगी तब भी वो गाना, क्यों? क्योंकि उसको गाना गाने से मतलब,
वो गीत गाने से उसको मतलब है। तो हम ऐसे शायर जो हैं, हम ऐसे जो कवि हैं, वो ये मतलब नहीं रखते कि हम बहुत लाइमलाइट में आ जाएं, बहुत सब हमारे चाहने वाले, ऐसा कुछ नहीं। हम देखिए, साहित्य मात्र समाज का दर्पण नहीं है, बल्कि समाज का मार्गदर्शक भी है। साहित्य आगे आगे चलता है, समाज का ध्वजवाहक है, वो आगे आगे चलता है। तो हम नहीं चाहते कि हम बहुत हमारी पहचान हो जाए, बहुत लोग हमारे प्रभाव में आ जाएं, सब हमको जाने, ऐसा नहीं हम चाहते। हम चाहते हैं कि कम ही लोग रहें लेकिन मजबूत रहें। ठीक, तो मेरी समझ से ये कोई क्वेश्चन आप हमारे सामने, मैं ये कह रहा हूँ जो उचित स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि जो अभी आपने बोला, मैंने भी बोला कि समाज के दर्शक हैं, समाज किस दिशा में ले जाना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, उसे वो बताते हैं। लेकिन जो उन्हें सम्मान, जो उन्हें स्थान मिलना चाहिए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जो भी दोनों तरफ से, वो नहीं मिल पा रहा है। कारण क्या आपको लगता है? सरकार इसमें दोषी मानते हैं आप, या जो यहाँ का जनता है उन्हें उतनी महत्व नहीं दे रहा है जितना इधर भोजपुरी इंडस्ट्री के अश्लील गानों को दे रहा है? क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जहाँ तक स्थान की बात है, देखिए ये धराधन की धुरी पे ध्रुवण करती है, अर्थ मूल है। ठीक, तो कभी कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, शायर की कोई सरकारी, शायर क्या मतलब सरकारी शायर, ऐसा तो है कुछ नहीं। तो अर्थोपार्जन मूल आवश्यकता है, आधारभूत आवश्यकता है। तो हम लोग अगर मंच पे ना जा पाएँ तो हम पहुँचेंगे ही नहीं लोगों तक, हम अपने घर में ही सीमित रह जाएंगे, हमको सुनेगा कौन? ठीक, तो जब हम जाएंगे ही नहीं तो हम ना हमारी इज्जत होगी, ना हमारी इज्जत में बट्टा लगेगा, कुछ ऐसा होगा ही नहीं, तो हम अपना स्थान बना कैसे पाएंगे? हमको भाई निकलना पड़ेगा ना घर से, तो कैसे निकलेंगे? वहाँ तो मगरमच्छ लोग बैठे हैं जो हम जैसे लोगों को खा जाते हैं। मंचों पे बताए ना कि चुटकुलेबाज लोग मंच पे चढ़े हुए हैं, उनको लोग शायर, उन्हीं तक सब जो श्रोता हैं आजकल के, बस उन्हीं को कवि मानते हैं और उन्हीं के साहित्य को साहित्य मानते हैं। ठीक, हमारे यहाँ के जो शायर हैं, आपके आजमगढ़ के रवि आज़मी जी और राहगीर जी, ऐसे तमाम शायर हैं जो अगर मंच पे होते तो समाज को राह दिखाते, मार्गदर्शन करते समाज का। और ऐसा नहीं कि उनकी अपनी शान नहीं है, उनकी अपनी इज्जत नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, वरना वो बड़े शायर हैं, वाकई में बड़े शायर हैं, उस लेखनी से मेरे उस्ताद हैं। ठीक, तो स्थान की, जहाँ हम लोग स्थान के भूखे नहीं हैं, और हम नहीं चाहते कि मतलब इस तरीके का कोई हमारे, इस तरीके से कोई हमारे प्रभाव में रहे। ठीक, हम जो हैं हम खुश हैं। अंतिम प्रश्न, आप दर्शकों को एक गज़ल के साथ, जो आप काफ़ी लिखते हैं, ख़त्म करते हैं अपना पॉडकास्ट। मिलते हैं फिर एक नए गज़ल के साथ, आपके पिताजी के साथ। थोड़ा सा एक गज़ल सुनाइए। जहाँ में भी ऐसा, ज़माने में ऐसा भी देखा गया है, ये मेरा मूलभूत रंग है। ठीक, जिसमें मैं लिखता हूँ, ज़माने में ऐसा भी देखा गया है, इधर एक मस्जिद उधर मैं कदा है, ज़माने में ऐसा। पहला शेर देखें, जो हर दम निहारे बदन देवियों के, जो हर दम निहारे बदन देवियों के, ज़माने के आगे बना देवता है, ज़माने के आगे बना देवता है। शेर सुने कि न हम हैं पुजारी, न हम हैं नमाजी, न हम हैं पुजारी, न हम हैं नमाजी,
हमारे लिए तो खुला दायरा है, हमारे लिए तो खुला दायरा है। शेर देख लें। अकड़ में करो मत कभी इससे बातें, अकड़ में करो मत कभी इससे बातें, इसी गांव ने तुमको मुखिया चुना है, इसी गांव ने तुमको मुखिया चुना है। और मक्ते का शेर देख लें। एक शब्द है तकब्बुर, जिसका अर्थ होता है घमंड। ठीक। प्रियम तुम करो मत परों पर तकब्बुर, कभी क्या फलक पर बना घोंसला है, कभी क्या फलक पर बना घोंसला है। ज़माने में ऐसा भी देखा गया है, इधर एक मस्जिद उधर मैं कदा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप अयोध्या भारती। मिलते हैं एक नए हुनर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।